Alright जी, welcome to yet another episode of your favorite morning show. आयशा यूसुफ और मुज़म्मिल अली खान रोज़ की तरह यहाँ पर, और आपको कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम। आज की अच्छी बात हम शो के आगाज़ में जो करेंगे वो है कि लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाएं कि ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी ज़िंदगी को आसान बनाए। शॉर्ट एंड ब्रीफ मैसेज है, लेकिन इसके अंदर ज़िंदगी का राज पोशीदा है कि किस तरह से ये छोटा सा सफ़र जिसको हम लाइफ कहते हैं इस प्लानट पे, इस 3D प्लेन के अंदर आपने मुश्किलें अवॉइड करते हुए गुजारना है। वो ये है कि आप लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाएं और मुश्किलें क्रिएट ना करें। इतना ईजी है लोगों के लिए, या लोगों को ख्याल भी होता है इस बात का दैट दे आर मेकिंग। कभी कभार गलती से हमसे भी हो जाता है कि किसी की ज़िंदगी मुश्किल हो जाए, कभी कभार हमारे कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं। आई थिंक वी शुड बी कॉग्निजेंट। नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि हो सकता है जो बचपन से आप चीज़ें देखते आ रहे हो वो आपके लिए नॉर्मल हो, लेकिन वो बाकी दुनिया के लिए नॉर्मल नहीं है। तो अपने आप को ठीक करते रहना ही मकसद होना चाहिए। इसी तरह से आपकी ट्रांसेंडेंस हो सकती है। जैसे इकबाल ने कहा था ना कि ये कायनात अभी ना तमाम है, शायद क्या रही है दमादम सदाए कुन फयाकून। और इस थॉट के साथ, इस आइडिया के साथ जब हम देखते हैं ना वेस्ट की तरफ और नासा की तरफ, तो हमें नज़र आता है कि वो स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर क्या क्या माशाल्लाह से काम कर रही हैं। एक अपडेट है हमारे पास आपके लिए, वो ये है कि नासा ने चांद पर मुस्तकिल और काबिल रिहाइश अड्डा बनाने के मंसूबे की तफसीलात जो हैं वो जारी कर दी हैं। यानी कि जो मुस्तकबिल का आदम होगा, मुस्तकबिल का ह्यूमन बीइंग होगा, उसके पास ये ऑप्शन भी होगा कि वो ज़मीन के अलावा भी कहीं रह सकता है। ज़मीन के अलावा भी कहीं रह सकता है। मार्स की एक्सप्लोरेशंस चल रही थी और स्पेसएक्स इसमें काफ़ी आगे था। इसी के साथ ये जो मून बेस है ये सैकड़ों मुरब्बा मील पर मुहित होगी, जहाँ मुख्तलिफ तनसीबात और मुख्तलिफ आसाइशें मौजूद होंगी। यहाँ पर सहूलियात इस तरह की होंगी कि इसको लिवेबल बनाया जाएगा, और ये सब मिलकर चांद पे इंसान का मुस्तकबिल तय करेंगी और यहाँ पर हैबिटेबल एनवायरनमेंट बनाया जाएगा इंसानों के लिए। ये है नासा का नया तरीन मिशन, जिसके बारे में हमें अब ये तमाम तर डिटेल सामने मिल रही हैं। और ये क्योंकि सैकड़ों मील पर है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके ऊपर साइंस रिसर्च फैसिलिटी, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, एंड देन देयर इज अ न्यू फ्रंटियर, वी आर आउटसाइड आवर ओन स्काईज। जहाँ पर ये सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है ना, वहाँ पर ये भी ख्याल आता है कि कुछ हिस्सा जो है ना वो ज़मीन के ऊपर भी खर्च कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज दिस इज आवर फर्स्ट होम। ये हम सबका होम है, इसको ठीक रखें, उसके बाद जाकर दुनिया को एक्सप्लोर करें, कायनात को एक्सप्लोर करें। कितनी सारी यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ पर मौजूद है, उनको एक्सप्लोर करना इंसान की जिम्मेदारी, और अल्लाह ताला कहता है कि आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। और यही हमें नज़र आ रहा है कि हमारी पॉलिटिक्स के अंदर भी जो सिचुएशन है वो आगे बढ़ती जा रही है। हम गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबात होने वाले हैं उनका जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ 5 रोज़ बाकी रह गए हैं और यहाँ पर होने वाले इंतखाबात, और इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम भी बहुत ज़ोरों शोर से जारी है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून समेत दीगर सियासी जमातों की कॉर्नर मीटिंग्स भी चल रही हैं, जलसे भी हो रहे हैं, धड़ाधड़ स्पीचेस जो हैं वो भी हमें सुनने को मिल रही है। ये इंतखाबात अब 7 जून को होंगे और इसके लिए तैयारियाँ जो है ना काफ़ी अभी तक की ज़बरदस्त है। हम लोग यूजुअली अपने मॉर्निंग शो में जब हम होस्ट करते हैं पॉलिटिशियंस को, तो कुछ चीजें हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे व्यूअर्स को भी पसंद आते हैं, और वो यूजुअली होते हैं कि किसने किसकी सीट किस तरह से छीनी। अब बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से एक अदद बयान आया जो मुझे बहुत पसंद आया, और मुझे उस पर हंसी भी आई, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 जो है वो आप लोगों ने लेके आना है। 47 के बारे में उन्होंने कहा, आइए उनसे सुनते हैं। आपने मुझे ये इंश्योर करना है, ये इंश्योर करना है कि आपने इमरान भाई को जितवाना है। फॉर्म 45 का बंदोबस्त, फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है। इंशाअल्लाह ताला फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। हमें पूरा एतमाद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इंशाअल्लाह ताला इस सिलेक्शन में ना कोई नाइंसाफी नहीं होगा, कोई ज्यादती नहीं होगा, हमारा किसी सीट का कोई चोरी नहीं करेगा। अच्छा, आई ऑलवेज एंजॉय जब भी बिलावल भुट्टो साहब होते हैं ना माइक के ऊपर, डाइस के ऊपर खड़े होकर, और स्पेशली जब वो जलसे से खिताब कर रहे होते हैं, तो कुछ लोगों को जाहिर सी बात है जो पॉलिटिकल मुखालिफिन है उनको तो बुरा लगता ही है, लेकिन हमें बड़ा मजा आ रहा होता है, और काफ़ी अच्छी गैदरिंग भी वहाँ पर मुजम्मिल मौजूद है। अच्छा, पीपल्स पार्टी तो एक तरफ, मुस्लिम लीग नून जो है उसकी भी तैयारियाँ ज़बरदस्त अंदाज में चल रही हैं। ये पता चला है कि मुस्लिम लीग नून के सदर जो हैं, ताहयात सदर, वो भी आज एक रोज़ा दौरे पर पहुँच रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान, नवाज शरीफ साहब, और जो बाकी जो लीडर्स हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी कल एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तकरीर की, उन्होंने क्या कहा ज़रा वो सुनते हैं। हमने अपने दौर में जब आपने हमें वोट का एतमाद का वोट दिया, हमने फाउंडेशन ले की या इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू किया। ये खित्ता अगर तवज्जो दी जाए
मिनी स्विट्जरलैंड बन सकता है, बल्कि स्विट्जरलैंड बन सकता है, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रोड नेटवर्क चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और अगर इस खित्ते पर काम किया जाए तो ये मिनी स्विट्जरलैंड बन सकता है। मेरा मानना ये है गिलगित बल्तिस्तान जितनी खूबसूरत जगह है, आई थिंक हम लोग स्विट्जरलैंड को सरपास कर सकते हैं। वैसे आपका क्या ख्याल है? मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए। इसके ऊपर ख्वाजा साद रफीक साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक हम भी करेंगे और देखने वाले भी करेंगे। बहरहाल इस वक्त क्या सिचुएशन है और हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इन इंतखाबात से? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कमर जमान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो सारी सिचुएशन पर क्या सोच रहे हैं और उनका क्या एनालिसिस है इसके ऊपर। बहुत शुक्रिया कायरा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आपकी नज़र में राइट नाउ गिलगित बल्तिस्तान को किस तरह की हुकूमत की ज़रूरत है जो आकर उनके लिए बेहतरी करे और उनको एक बेहतर सिस्टम दे? जमहूरी अमल में सबसे बेहतर और सबसे ज़रूरी अमल यह है कि वो वहाँ पे ट्रांसपेरेंट लोगों के इत्तेमाद वाला इलेक्शन हो, और जिस भी जमात को अक्सरियत मिलती है या जमातों को अक्सरियत मिलती है, कोई एक जमात हुकूमत बनाए या मिलके बनाए, लेकिन लोगों को ये यकीन हो कि हमारा जो वोट है वो डायरेक्ट वहाँ पहुँचा है और हमारा नुमाइंदा असम्बली में क्या है। क्रेडिबल इलेक्शन के जरिए वहाँ पे एक गवर्नमेंट बनाई जाए। गिलगित बल्तिस्तान में एक कई सारी डिमांड्स हैं, डेवलपमेंट की हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल है, उनके स्टेटस की हैं, लेकिन वो एक ऐसी सोसाइटी है जो कबाइल में भी है। वहाँ पे सेक्टेरियन जो एक लाइन है वो बहुत वाज़ेह लाइंस हैं, सियासी लाइंस भी हैं। तो इन लाइंस को सबको जो है, ये किसी हद तक बाज़ औक़ात ये फॉल्ट लाइंस बन जाती है और ये तरक्की के रास्ते में रुकावट भी बन जाती हैं, क्योंकि जब क्लैशेस हो जाते हैं तो उसकी सूरत में लॉ एंड ऑर्डर जब डिस्टर्ब होता है तो टूरिस्ट वहां नहीं जाता। तो जो टूरिज्म की बात आप कर रहे थे, बिलाशुबा हम दुनिया के किसी भी मकाम को सरपास कर सकते हैं कि, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक चीज है, अमन व अमान और वहां पे टॉलरेंस वो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मेरा ख्याल ये है कि इन सारी जो नेगेटिविटीज है इसका इलाज एक तो जो कानून का तसलसल है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, और डेवलपमेंट के ऊपर तो गवर्नमेंट के पास जितने वसाइल होंगे उन वसाइल के मुताबिक, देखिए ना, डेवलपमेंट तो आसमान तक जा सकती है ना, उसमें सैकड़ों अरब भी कम होंगे। अब गवर्नमेंट कब कब ये लगा सकती है, कितना कितना उसके पास स्पेस होती है, वो हर दौर में करते रहते हैं। लेकिन सियासी अमल प्रॉपर जिस पे लोगों का एतमाद हो, वो अमल जितना आगे बढ़ेगा, लोगों की मुंतखब हुकूमतें जितना बेहतर परफॉर्म करेंगी, ये कबायली तासब, ये फिरका वारियत, ये सारी ये बरादरियों की सियासत ये मरेगी, पैसे की सियासत मरेगी। और ये कथा कलामी के लिए माजरत, बिलावल भुट्टो साहब ने कल एक बड़ी अहम बात की कि हम अब किसी को ना अपनी सीट्स चोरी नहीं करने देंगे। तो वो किस चीज़ से कंपैरिजन कर रहे थे कि किसने कहाँ की सीट्स पीपल्स पार्टी की चोरी की जो अब किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में चोरी करने के लिए? जो बात उन्होंने कही है वो पाकिस्तान के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बिल्कुल माजी के इलेक्शंस के ऊपर सवाल रहे हैं, बहुत सख्त सवाल रहे हैं कि कभी इलेक्शन जो है वो जीते हुए लोगों की वफादारियां तब्दील करा दी जाती हैं, कभी जमातों के ऊपर पाबंदियां लगा दी जाती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स के जरिए इलेक्शन चोरी किए गए हैं। किसने किए हैं आपको भी पता है, सारी कौम को पता है, इस बहस में जाए बगैर, क्योंकि इसका हासिल कुछ नहीं है। यही कहना काफी है कि बिलावल साहब ने जो बात कही है वो फॉर्म 45 आप करें, इसका मतलब है कि आप वोट डालें, आप ऑन ग्राउंड पोलिंग स्टेशन पे वोट डालें, और वहां से जब वोट निकलेंगे वो किसी और तरफ नहीं जाएंगे। ये कलामती बात है 45 47, तो मैं उसको संभालूंगा और वही 47 होगा जो 45 होगा। अच्छा कायरा साहब, दो बातें हैं। एक, हम लोगों ने देखा कि कितना रश था और कितने लोग जमा हुए बिलावल साहब का वेलकम करने के लिए, और उस तकरीर में कितने लोग थे जो सुन रहे थे उनको। पॉपुलैरिटी के बारे में क्या सिग्नल दे रही है अवाम पीपल्स पार्टी के? दूसरा, हमारे पास नवाज शरीफ साहब का विजिट भी वहाँ पे जो कि वो मुतवक्के है, तो इन दो चीज़ों को, इन दो बातों को आप किस तरह कंपेयर करेंगे? पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब को भी जाना चाहिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी जाना चाहिए, तमाम जमातों की जो वहाँ पे मौजूद हैं उनकी क़यादत को पाकिस्तान से वहाँ जाना चाहिए, रूल्स के मुताबिक रहना चाहिए। ये जो वज़रा जाके वहाँ पे डेवलपमेंट स्कीम्स अनाउंस कर रहे हैं और लैपटॉप बांट रहे हैं और टावर लगा रहे हैं, ये नामुनासिब है। ये इलेक्शन के ऊपर इन्फ्लुएंस करने का एक कमल है,
लेकिन लीडर्स का वहां जाना, पॉलिटिकल एक्टिविटी, आप उस एरिया को ऑन करें, वहां सियासी अमल को आगे बढ़ाएं, ये बहुत जरूरी है। 2009 में मैं उस वक्त मिनिस्टर था इंचार्ज आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का। उसी दौर में हमने एम्पावरमेंट ऑर्डर दिया जो मौजूदा स्ट्रक्चर है, और उस वक्त भी हमने ये कोशिश की थी, उसके बाद भी हमेशा कोशिश किया है कि तमाम लीडरशिप को वहां जाना चाहिए। बिलावल साहब सिर्फ एक जगह पे नहीं, आज वो स्कर्दू में जलसा कर रहे हैं, कल वो दयामिर में जलसा करेंगे, परसों वो गिदर में जलसा करेंगे, अगले दिन वो गिलगित में जलसा करेंगे। एक जलसा उनका PIA की नालायकी की वजह से उनका कैंसिल करना पड़ गया, वो फ्लाइट उन्होंने अनशेड्यूल चेंज कर दी विदाउट इंफॉर्मेशन। तो ये बहुत जरूरी है, बाकी क्या देते भी जाए, हाँ नफरतें ना बढ़ाएं। हमें चाहिए, हमने भी बहुत काम किए हैं। हमारा ये क्लेम है कि पीपल्स पार्टी ने भुट्टो शहीद से लेके आज तक उस इलाके को, जो उसकी शनाख्त, उसकी गवर्नेंस, उनको एम्पावरमेंट किया है, किसी और जमात का उसमें हिस्सा नहीं है। इसी तरह वहां पे सब्सिडियां दी हैं, वहां पे नौकरियों के इश्यूज हैं, ये सारे जो उनके कानूनी सफर है और जो उनका सब सहूलतों का सफर है। मुस्लिम लीग का भी अपना क्लेम है कि उनके अखबार में वहां काम हुए हैं, डेवलपमेंट हुई है। तो अपने अपने काम जाके लोगों के सामने रखें, उनको फ्यूचर के प्लान्स दें, तो बहुत अच्छा है। जितनी क्रेडिबल हमारी सियासत होगी या इलेक्शन का अमल होगा, इतना मुस्बत रवैया वहां पनपेगा। हमारे इलेक्शन और जमहूरियत हमारी नफरतें कम करने के लिए होनी चाहिए, इससे नफरतें बढ़नी नहीं चाहिए। और जब आपके वोट छीने जाते हैं, रिजल्ट तब्दील किए जाते हैं, तो फिर नफरतें बढ़ती हैं, लोगों का एतमाद अच्छा, जब कायरा साहब इलेक्शन के क्रेडिबल होने की बात की जाती है, जमहूरी अमल के क्रेडिबल होने की बात की जाती है, तो आपको नहीं लगता कि इस थॉट या आइडिया के ऊपर ज़रब तब भी लगती है जब कोई सियासी लीडर जलसे से खिताब करते हुए ये बात करता है कि किसी को हम सीट चोरी करने की इजाज़त नहीं देंगे। ऑलरेडी एक डेफिसिट ट्रस्ट का मौजूद है आवाम के ऊपर। आवाम कहती है कि भाई हमें तो यकीन ही नहीं है, इंतखाबात हम जिसको वोट देते हैं उसको जाता नहीं है। आवाम के आइडियाज़ आप बेहतर तरीके से जानते हैं इस बात को। आपको नहीं लगता कि ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मुतासर करती है और एक किसी भी सियासी लीडर का, स्पेशली जो लीड कर रहे होते हैं पार्टीज़ को, उनका इस तरह से जाकर बात करना या कोई भी ऐसा जुमला कह देना, ये मजीद उस क्रेडिबिलिटी को हर्ट करता है? ये एक व्यू है इसका देखने का। दूसरा व्यू ये है कि जिन लोगों को आप एड्रेस कर रहे हैं, इस वक्त इलेक्शन सर पे है, चंद दिनों बाद इलेक्शन होने हैं, तो वो वहां लोगों को ये एतमाद दिला रहे हैं कि आप अपना वोट डालिए। क्योंकि लोग जब बदएतमादी होती है ना, तो लोग पार्टिसिपेट कम करते हैं, इलेक्शन के अमल में कम जाते। वो कहते हैं हमारे वोट का जब वोट तब्दील हो जाना है तो फायदा क्या, जब मेरा वोट अपना फैसला नहीं कर पाएगा तो फायदा क्या। तो लोग डिसइंटरेस्टेड होकर पीछे हट जाते हैं, वोट डालने नहीं जाते। मकसद ये है कि सिस्टम में आप रहें, आप इलेक्शन का प्रोसेस इख्तियार करें, आप वोट डालें, और हम इंश्योर करेंगे, कोशिश करेंगे। इंश्योर तो यही है ना कि पॉलिटिकल पार्टियों को फोर्स तो नहीं, यानी कोई मुसल्लह फोर्स तो नहीं होती। हम अवामी ताकत के जोर पे ये इंश्योर करेंगे कि आपका वोट जो है वो माजी की तरह इधर उधर ना हो, बल्कि जिसको आप वोट डालें वही असेंबली पहुंचे। ये लीडर ने एतमाद देना है लोगों को। जी अच्छा, पाकिस्तान की पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर गिलगित बल्तिस्तान की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसका कितना बड़ा रोल है आने वाले इलेक्शंस में, और नियर पॉलिटिकल फ्यूचर में कितना वेट रखते हैं? और बिसाइड्स हमारे पास जो अभी करंट पॉइंट है वो ये है कि यूनिटी है पार्टीज़ के दरमियान आउटसाइड ऑफ गिलगित बल्तिस्तान एंड इनसाइड ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, वो एक दूसरे के अगेंस्ट आके खड़े हैं। ये जो 2 पॉइंट्स है इस पर थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान हो या कश्मीर हो, जो आईनी तौर पे आपका हिस्सा नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट वो फॉर्म करने में उनका रोल नहीं होता, लेकिन वो एक टेक्निकल इशू है। लेकिन उनके यहाँ जिस तरह का क्रेडिबल माहौल बनेगा, यकीनन उसके असरात नीचे तक आते हैं। और ये भी एक वजह होती है कि जो फेडरल गवर्नमेंट बैठी होती है, जिसकी भी हो, कल हमारी थी तो हमारा इन्फ्लुएंस होता था, आज मुस्लिम लीग की है तो उनका है, परसों PTI की थी तो उनका था। तो मैं तो बहुत अरसे से इस बात का वकील रहा हूँ कि हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म इख्तियार करना चाहिए। ये जरा मुश्किल है, लेकिन मैकेनिज्म ये बनाना चाहिए कि पाकिस्तान, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन एक ही वक्त में, ताकि ये जो यहाँ की वफाकी हुकूमत होती है, जिसकी भी हो, वो वहां पे इन्फ्लुएंस करती है, वो ना कर सके। तो लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उसके असरात नीचे आएंगे। आपने किसी एक तरफ से हवा का रुख मुतय्यन होगा ना जी, सारे मुल्क के अंदर तो वक्त और आएगा तो सही, लेकिन लोगों का, पाकिस्तान के लोगों का भी वहां पे इलेक्शन अच्छे होते हैं, लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वहां की हवा, वहां की फिजा, वहां के लोगों की सोच जो है वो नीचे तक ट्रेवल करेगी। जहां तक हमारा ताल्लुक है,
हम मुस्लिम लीग की हुकूमत को एक हालात के तकाजे के तहत सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कोई जमात अकेले गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर सकती। जी हमने उनको गवर्नमेंट फॉर्म करने में सपोर्ट फराहम की है, बाकी जमातें उनके साथ हुकूमत में शामिल है। लेकिन हम यहाँ पे भी जब इलेक्शन होते हैं तो हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। यही बात हम आपको बार बार कहते रहते हैं। आप मीडिया वाले साथी हमें ताने देते रहते हैं कि नहीं नहीं आपने मिली भगत की हुई है। तो वो एक सियासी वो अरेंजमेंट होता है। हम अभी तक ना उस आइडिया से नहीं, उस जोम से नहीं निकले। वो हमें बताया गया था जब हम छोटे थे ना कि नूरा कुश्ती चलती है यहाँ पर, तो वो नूरा कुश्ती वाला अभी तक हमारे दिमाग में। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी बिफोर वी लेट यू गो। देख लीजिए कि यह नूरा कुश्ती है या हम एक दूसरे के सामने कंटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, बिफोर वी लेट यू गो, एक सवाल आपसे करना आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, एंड दैट इज कि एमक्यूएम का मामला पीपल्स पार्टी के साथ आजकल हम देख रहे हैं काफी गर्म नजर आ रहा है, और एमक्यूएम ये मुतालबा कर रही है कि कामरान टिसूरी साहब को वापस जो है ना लाया जाए बतौर गवर्नर बजट की मंजूरी से पहले। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का इशू है। जब ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, हमारा तो इशू है नहीं क्योंकि हमने तो लाना नहीं है। हमारी जब गवर्नमेंट ये फॉर्म हुई थी तो हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था मुस्लिम लीग के साथ, जिसमें हमने ये तय किया था कि हम हुकूमत फॉर्म करने में आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम आपकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, यानी हम हुकूमत में वजारतें नहीं लेंगे, और हम लेजिस्लेशन में आप हमारे साथ मुशावरत करके आगे चलेंगे। और भी कुछ उसके पॉइंट्स थे। उसमें 2 पॉइंट ये भी थे कि मुस्लिम लीग के 2 गवर्नर होंगे और 2 पीपल्स पार्टी रिकमेंड करेगी। 2 गवर्नर्स में से सिंध का गवर्नर, क्योंकि वहाँ चीफ मिनिस्टर हमारा है, गवर्नर आप ले लीजिए। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर चीफ मिनिस्टर हमारा है, तो गवर्नर जो है वो मुस्लिम लीग का रिकमेंडेड आ जाए। बट एक हमारी कैवियट था इसमें कि जो गवर्नर सिंध होगा वो मुस्लिम लीग का बंदा होना चाहिए। ये एक सियासी जमात के तौर पे हमारा मुतालबा था, इसको एग्री किया गया। कोई इसको अच्छा समझे, कोई बुरा समझे, ये अपनी अपनी बात है, लेकिन ये बाकायदा तय हुआ था। जब टिसूरी साहब गवर्नर रहे, हमने कुछ अर्सा टॉलरेट किया, फिर हमने गवर्नमेंट को याद कराया कि जी आपका हमारे साथ ये मुआहदा है कि आप अपना बंदा लाएंगे। और मेरा ख्याल है जो मौजूदा गवर्नर हैं वो भी अच्छे आदमी हैं, उर्दू स्पीकिंग है, तो अपने आप को उर्दू का नुमाइंदा कहती है, वो भी उर्दू स्पीकिंग है। तो टिसूरी साहब को वो लाना चाहते हैं। मैं पीपल्स पार्टी तो नेचुरली इस आइडिया को सपोर्ट नहीं करेगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। हमारे साथ कमन कायरा साहब मौजूद है, सीनियर पॉलिटिशियन, और हमेशा बड़ी खरी बात करते हैं, बड़ा मजा आता है उनसे बात करके। इंतजार करते हैं, डेफिनेटली हम न्यूज़ के ऊपर भी ट्रांसमिशंस गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से मुतालिक जारी रहेंगे। हम अपने शो के अंदर भी बात करते रहेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे और भी टॉपिक्स उन पर बात करेंगे। स्टे विद अस। हाय जी, वेलकम बैक। एंड सिंस पाकिस्तान और पाकिस्तान की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इस वक्त हमारे नज़र के सेंटर पे हैं, पाकिस्तान का आने वाला बजट किस तरह से हम स्किप कर सकते हैं। पाकिस्तान का नया वफाकी बजट जो पेश होने वाला है, अब चंद दिन बाकी रह चुके हैं और टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, बिकॉज पीपल वांट धक हो रही है। पीपल वांट आउट ऑफ दिस महंगाई, उनको इस महंगाई से बाहर का रास्ता चाहिए। सनतकार टैक्स में ब्रेक चाह रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास जो मुलाजमीन हैं वो चाहते हैं कि उनकी पेंशन के अंदर और उनकी तनख्वाहों के अंदर स्टेट के मुलाजमीन के उनका इजाफा हो जाए। आम आदमी चाहता है कि उसके घर का जो हिसाब किताब है वो ठीक तरीके से चले। क्या हम IMF के इस रोल के अंदर से बाहर निकल पाएंगे या रेसल करेंगे, या और ज्यादा इसके नीचे दबते चले जाएंगे? इत्तलात के मुताबिक आइंदा माली साल के वफाकी बजट का टोटल हुजम तकरीबन 18,000 अरब रुपए तक पहुंच सकता है। एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर अवाम की नजरें इस बजट पर जमी हुई हैं। आपको क्या लगता है आयशा, ये महंगाई का जो जिन है क्या ये बोतल में जाएगा? बिकॉज मैं तो जो बजट के बारे में पढ़ रहा हूँ, आई एम वेरी स्केप्टिकल। अगर जिन को बोतल में डालने के लिए ना पहले जिन को अहाता करना पड़ेगा। वो जिन ही इतना बड़ा है कि उसका अहाता हो नहीं पा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट के पास इतना मार्जिन निकलेगा कि वो सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों और पेंशन के अंदर इजाफा कर सके? क्या जो कम से कम आमदनी होती है उसकी थोड़ी सी मिकदार तादाद बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी? बहुत सारे मामलात हैं, डेफिनेटली इसके ऊपर हमें ट्रांसमिशंस भी करनी है। लेकिन आज के सेगमेंट में हमारे साथ बहुत ही पर्टिनेंट शख्सियत मौजूद हैं, जिनसे हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि लास्ट ईयर का बजट और इस साल का बजट, क्या इसके अंदर कुछ तब्दीली आती है या फिर ऑलमोस्ट एक जैसा ही होगा? हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माहिर मईशत हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। बहुत ही गहरी नज़र रखते हैं स्पेशली इकोनॉमी के मामलात के ऊपर, फाइनेंस के मामलात के ऊपर, उनसे सारे मामले के ऊपर समझते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट आपके इसी बारे में मैं जानना चाहूँगी कि क्या इस साल का बजट
लास्ट ईयर के बजट से कुछ मुख्तलिफ होगा या बिल्कुल 19-20 वैसा ही होगा तकरीबन? देखिए, बजट का ऐलान होगा जून की 5 तारीख, हमें बताया जा रहा है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज बजट के अंदर मेरी नज़र में जो आम आदमी के हवाले से है, वो है तरक्याती बजट का हुक्म, और उसका ऐलान हुकूमत ने अभी कुछ देर पहले कर दिया। तकरीबन 4 ट्रिलियन रुपीस, 4000 अरब रुपए का तरक्याती बजट। 1000 अरब लगभग जो है वो इफाकी हुकूमत का होगा, और 4 सूबे मिलके जो है वो 3000 अरब मजीद तरक्याती बजट उसमें सामने आए। अब आप अगर सोचिए कि 4000 अरब अगर वो सही मानों में पाकिस्तान में खर्चा जाए तो उससे आप क्या बना सकते हैं। मैंने PC1 जो प्लानिंग मिनिस्ट्री वाले फिगर्स पेश कर बताते हैं, जो वो PC1 बनाते हैं, वो कहते हैं कि 10 करोड़ रुपए का एक स्कूल बनता है। अब अगर हमारे पास 4000 रुपए का बजट के अंदर मुख्तस शुदा अमाउंट, ये कोई हवाई अमाउंट नहीं है, ये जो बजट आपके सामने आएगा जून की 5 तारीख को, उसके बाद सूबे अपने बजट अनाउंस करेंगे, उसमें ये अमाउंट जो है ये आयशा ऑलरेडी मुख्तस की जा चुकी है, यानी कि रुपया एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि पैसा है, पॉलिसी बनानी होगी। इसका मतलब ये भी है कि पैसा है, सियासी नीयत क्या है, तो पैसा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसका तरीकाकार क्या है। ये इम्प्लीमेंटेशन की आप बात करें, मैं थोड़ा सा आपको ना वापस पीछे लेकर आना चाहूंगी कि कितनी रकम किस चीज के लिए मुख्तस की जा रही है। लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि जो कर्जों की अदायगी थी, जो सर्कुलर डेट था हमारा, और सूद की अदायगी सबसे बड़ा खर्चा था पाकिस्तान के बजट के अंदर, और इस साल भी हमें ऐसा ही लग रहा है कि डेट सर्विसिंग के अंदर ही सबसे ज्यादा हमारा खर्चा लगने वाला है। तो आपको लगता है कि ये ओवर द ईयर्स हम कुछ कमी इसके अंदर लाते जाएंगे? लग ऐसा रहा है कि हमें कर्जों की अदायगी के लिए अब कर्जे लेने पड़ते हैं। देखिए, जो कर्जों की अदायगी है वो फिक्स्ड अमाउंट, हमने कर्जा लिया है, पूरे पाकिस्तान ने कर्जा लिया है, उसकी सर्विसिंग करनी है, लेकिन उसका बोझ जो है इस वक्त वो सारा का सारा वफाकी हुकूमत पर पड़ जाता है, जबकि वो कर्जा जो है वो पूरे पाकिस्तान पे खर्चा गया। मैं वापस उसी पे आना चाहता हूँ जो मैं तरक्याती बजट का आपसे जिक्र कर रहा था, क्योंकि आम आदमी का जो फोकस है वो तरक्याती बजट पे होना चाहिए। जो सूद की मद में बजट देना है वो हुकूमत ने देना है, वो हुकूमत के ऊपर बोझ कायम रहेगा। इसका ऐलान अभी कर दिया गया है 4 ट्रिलियन रुपीस का। इसमें हम मुल्क भर में 40,000 स्कूल बना सकते हैं, नए स्कूल, और तकरीबन 26,000 के करीब मिनी हॉस्पिटल, जिसको वो बेसिक हेल्थ यूनिट कहते हैं, वो हर सूबे में और वो हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए जा सकते हैं। पूरे मुल्क में तकरीबन 26,000। मैं ये बता रहा हूँ कि ये 4000 अरब अगर हम सही सिमत में खर्चे तो हमें क्या मिल सकता है। आप यकीन कीजिए, पाकिस्तान की शक्ल बदली जा सकती है, पाकिस्तान की किस्मत बदली जा सकती है अगर ये पैसा 4000 अरब रुपया, बहुत बड़ी अमाउंट। तो मैंने कहा कि 40,000 स्कूल, तकरीबन 26,000 मिनी हॉस्पिटल या क्लिनिक कह लीजिए, कोई 1,60,000 किलोमीटर की नई रोड्स, और कोई 16,000 की नई साफ पानी की और सैनिटेशन की स्कीमें। ये प्लानिंग कमीशन वाले बनाते हैं एक स्कीम 25 करोड़ रुपए में। तो ये सारा कुछ जो मैंने आपके सामने रखा है, ये 4000 अरब में हम हासिल कर सकते हैं एक साल के अंदर। शर्त यह है कि ये 4000 अरब वाकई हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर खर्चा जाए। ठीक, डॉक्टर साहब, पॉइंट टेकन के 4000 अरब ठीक तरीके से अगर खर्चा जाए तो इसमें पाकिस्तान की शक्ल तब्दील हो सकती है, जायज़। अब ये बताएं कि सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं? अच्छा, इसमें एक ये तो मैंने नेशनल लेवल पे आपको बताया, इसको अगर हम डिस्ट्रिक्ट पे आ जाए, देखिए पाकिस्तान के अंदर कोई 169 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब ये आपको ज्यादा क्लियर शक्ल नजर आ जाएगी, बिकॉज आप और मैं और बाकी सारे शहरी जो हैं, हम रहते डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगर बीमार होता है तो हम डिस्ट्रिक्ट के अस्पताल में जाते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में ये जो 4000 अरब की हम बात कर रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में ये बन जाता है तकरीबन 24 अरब रुपया फॉर एवरी सिंगल डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। आप अंदाजा कीजिए कि एक साल के लिए एक डिस्ट्रिक्ट में 24 अरब रुपए का तरक्याती बजट इस वक्त एग्जिस्ट करता है। मुख्तस कर दिए गए हैं पैसे, उसमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तकरीबन 65
नए स्कूल बन सकते हैं, 40 नए क्लिनिक बन सकते हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई 270 किलोमीटर की नई रोड बन सकती है, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई 18 सैनिटेशन के और साफ पानी की स्कीमें बन सकती हैं। तो आप सोचिए कि डिस्ट्रिक्ट की शक्ल बदल जाएगी। तो डॉक्टर ये वो रकूम है जो एक्चुअली सिटीजन जी, तरक्याती बजट को स्पेंड करने का जो तरीका कार या जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, जो फ्रेमवर्क हमारे पास मौजूद है, आपको लगता है कि वो ठीक है या उसको भी हमें तब्दील करने की ज़रूरत है? बिकॉज हर साल ऐलानात किए जाते हैं, कुछ मंसूबे हमने देखा ओवर देयर्स बने भी हैं, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। चाहे वो कर्ज़ों की अदायगी की बात हो, गवर्नमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट वो कुछ लेवीज लगा के आवाम के ऊपर ही उसका बोझ डाल रही होती है। ये बहुत जबरदस्त सवाल है। असल बात ही यही है कि अब अमाउंट एग्जिस्ट करती है। आप सोचिए कि पिछले बजट में भी इसको मुख्तस किया गया था। दिस मनी एक्चुअली एग्जिस्ट। इस प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इसको हम पॉलिटिसाइज कर देते हैं, इसको हम सियासी रंग दे देते हैं। अब हमने तफरीक ये करनी है कि हमारे जो MNAs हैं, क्या उनको हमने कॉन्ट्रैक्टर बनाना है या उनको कानून साज बनाना है? जो हमारे MPs हैं, क्या हमने उनको प्रोजेक्ट मैनेजर बनाना है या कानून साज बनाना है? अभी ये प्रॉब्लम है कि हमारे MNAs बन जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स, MNAs MPs बन जाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स, और ये सारी स्कीमें जो हैं जिनका अभी मैं आपसे जिक्र कर रहा था, उनको सियासी रंग मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने तफरीक करनी है कि क्या सियासी हलकों की तरक्की चाहिए या जो शहरी रह रहे हैं इजला के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनकी तरक्की चाहिए। डॉक्टर साहब, बड़ा प्यारा पॉइंट आपने मेंशन किया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफर्ट एंड लेबर में गलती है। हमारे पास अमाउंट भी मौजूद है और हमारे पास जहां काम होना है वो जगह भी मौजूद है, सिर्फ उस जगह पे वो अमाउंट पहुंचाना, एफर्ट को डिस्ट्रीब्यूट जिन लोगों में किया जाता है उस एफर्ट की डिस्ट्रीब्यूशन में गलती और मिस्टेक है। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दिस आउट। वन लास्ट क्वेश्चन, वन स्मॉल लिटिल इनपुट ऑन ऑल ऑफ दिस। क्या हमें पाकिस्तान के अंदर कभी नजर आया है कि हम लोगों ने सही अमाउंट सही जगह पे सही फ्रेमवर्क के थ्रू इंप्लीमेंट कर दी हो? जस्ट अ शॉर्ट लिटिल आंसर। आपको इसका जवाब मालूम है, आप मेरी जुबान से सुनना चाह रहे हैं। आप सोचिए उसका असर ज्यादा होगा ना डॉक्टर साहब। मैंने सिर्फ 1 साल का जिक्र किया है। पिछले 4 साल से जो हुकूमत बैठी है, 4 साल में तकरीबन 16,000 अरब रुपए का तरक्याती बजट जो है वो मुख्तस किया गया था। उसके आउटकम्स क्या निकले, उसके नताइज क्या हैं, वो आपके सामने। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर फरूख सलीम हमें ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह आपको दोबारा ज़हमत देते रहेंगे अपने शो के अंदर ताकि मजीद समझ सकें आपको इकोनॉमी की सिचुएशन के बारे में। हमें जल्दी से एक ब्रेक की तरफ जाना, ब्रेक से वापस आएंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हमारे साथ बहुत पर्टिनेंट शख्सियात भी मौजूद हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की बात कर लेते हैं जिसके अंदर एक अहम पेशरफ्त हुई है और हमारी नज़रें उस तरफ इसलिए लगी होती हैं कि हमें इंतज़ार होता है कि हो सकता है आज मुआहिदा हो जाए। तो इंतज़ार अभी भी किया जा रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है कि 1 हफ्ते के दौरान कोई मुआहिदा जो है ना ईरान के साथ तय पा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ और भी बड़ी अहम अपडेट्स आई हैं और वो ये पता चला है, जो अमेरिकन मीडिया इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है, दैट इज़ ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, उसमें काफ़ी गर्मा गर्मी हुई है। इश्यूज डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड के नेतन्याहू को बहुत गुस्से के साथ कि मैं तुम्हें बचा रहा हूं, मैं ना होता तुम जेल में होते। और ये तल्ख कलामी और ये गुस्से से इनके जो सेकंड टर्म में ट्रंप आए हैं एक दफ़ा दोबारा एज द प्रेसिडेंट, पहली मरतबा ये कॉल अभी तक हुई है। अब इस सारे मामले को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एक अदद ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनको किसी तरह का तारुफ दरकार नहीं कि उनको हम इंट्रोड्यूस कराएं, क्योंकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर और दिहाइयों पर मुश्तमिल है उनका ये रिप्रेजेंटेशन का करियर। साबिक सफ़ीर बराए अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा हमारे साथ मौजूद हैं सरदार मसूद अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर एंड गुड मॉर्निंग। ये गर्मा गर्मी जो ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान हो रही है, बेरूत का मामला बीच में आ रहा है और ट्रंप उनको कह रहे हैं कि स्टॉल हो जाएगी ये टॉक्स और पीस के अंदर, मैं तुम्हें फिर बचा नहीं पाऊंगा। हम कहाँ देख रहे हैं इस वक्त इस अलायंस को जो इजराइल और अमेरिका की चल रही थी? देखिए, ये तो साबित हो गया कि तल्ख कलामी हुई, लेकिन उस तल्ख कलामी की तशहीर क्यों हुई?
कि क्योंकि ये उनकी एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी और एक्सियोस ने इसे जो है डाइवर्ज किया है, जिसका मतलब ये है कि इसमें वाइट हाउस की ईमा शामिल थी। और क्योंकि ये बड़ी प्रोटेक्टेड कॉन्वर्सेशन होती है, जब तक कि उसके ऊपर कोई रीड आउट ना आए उस वक्त तक ये मालूम नहीं होता कि दो सरबराहान हुकूमत के दरमियान क्या बातचीत हुई। और चूँकि ये बातचीत बहुत हसास थी, लिहाजा जानबूझ के इसे लीक किया गया। इससे मतलब ये है कि एक तरफ ये सदर ट्रंप ईरान को पैगाम दे रहे थे कि वो इसराइल के ऊपर हावी हैं और इसराइल को मनवा लेंगे। दूसरी तरफ जो है वो ये जो तासुर फैल रहा था कि इसराइल के वज़ीर आज़म के कहने पे उन्होंने जंग छेड़ी थी, अभी भी वो उसके ताबे हैं, तो उस तासुर को वो ज़ाहिर करना चाहते थे। वो ये बताना चाहते थे कि वो इंचार्ज हैं, वो फैसले कर रहे हैं और नेतन्याहू फैसले नहीं करेंगे। ये तो हो गई जो मतलब इसकी जो ऑप्टिक्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ही सदर ट्रंप की और वज़ीर आज़म नेतन्याहू की बातचीत ख़त्म हुई, दोनों तरफ से जो लीक्स हुई या कुछ ऐलानात हुए, तो उसके फ़ौरन बाद वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि वो बैरूत के जनूब में तो हमले नहीं करेंगे, अब बंद कर देंगे, क्योंकि वो सदर ट्रंप की ये जो है एक किस्म का उनकी तरफ से ये इशारा है और मजबूत इशारा है। लेकिन उन्होंने कहा कि जनूबी लबनान में जो उनका मखूज़ा इलाका है उसमें वो हमले जारी रखेंगे, जिसका मतलब ये है कि वो जो ख़तरा है जो इस वक्त मंडला रहा है वो अपनी जगह पे कायम है। यानी अमेरिका और ईरान के दरमियान अगर कोई माहिदा हो भी जाए तो इसराइल उससे इस पोजीशन में है कि सबोताज करे, लेकिन वो किस हद तक इसराइल को काबू में रख सकेंगे ये आने वाला वक्त फैसला करेगा। मसूद साहब, व्हाट मेड इट हैपन? आपने बड़ी अच्छी बात, बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि इसको सामने क्यों लाया गया मैसेज देने के लिए। क्या ये मैसेज सिर्फ ईरान के लिए है या फिर ट्रंप जो है उनको अपने घर के अंदर से भी, अमेरिका के अंदर से भी प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है कि भाई इजराइल की वजह से हमें ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है या उनकी पॉलिटिक्स बहुत मुतासिर हो रही है? क्योंकि ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया, उसके अंदर उन्होंने बात की है कि हमें वहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था। पहले उन्होंने इराक की बात की एंड देन ही स्पोक अबाउट ईरान कि हमें वहाँ पर भी नहीं होना चाहिए था। क्या उनको भी रियलाइजेशन हो रही है कि हमने गलती की ईरान पर अटैक करके, इजराइल की बात मान के? सदर ट्रंप एक कामयाब सियासतदान हैं और वो ये देखते रहते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ किधर जा रहा है, और वो जंग के बाद बहुत तेज़ी से गिरा है। और उसके साथ साथ जो है अमेरिका में अफरात ज़र बढ़ा है, उसके अलावा जो है कीमतें बढ़ी हैं, मियार ज़िंदगी के ऊपर बराह रास्त इस जंग का असर पड़ा है, मुज़र असर पड़ा है। और दूसरी तरफ जो है कि आलमी मंडियाँ जो है उनमें उतार चढ़ाव रहा है। और जो कल जब ईरान की तरफ से पैगाम आया था कि वो पैगाम रसानी या ये जो सफारती अमल है इसको मुअत्तल करने वाले हैं, तो उसके बाद जो है तेल की कीमतें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू हो गई थी। तो उन्होंने कई फ्रंट्स को संभालना था। और दूसरा ये है कि इस वक्त जो अगर आप देखें सदर ट्रंप के नाक़दीन जो हैं तो उनकी सबसे बड़ी तादाद अमेरिका में मौजूद है। यानी जो वैसे अमेरिकी शहरी हैं, उस जो उनके वहाँ प्रेशर ग्रुप्स हैं, उसके अलावा जो है डेमोक्रेट्स हैं, और ख़ुद उनकी जो मेगा रिपब्लिकन्स की कंस्टिट्यूंसी है उसमें बड़े एतराज़ात उठ रहे हैं कि ये जंग बेमकसद लड़ी गई, इसमें कोई अहदाफ नहीं थे, बेनतीजा रहेगी, अमेरिका का बेतहाशा नुकसान हुआ है। तो और दूसरे ये समझ रहे थे कि वो किसी तरीके से वज़ीर आज़म नेतन्याहू के फंदे में आए हुए हैं और इस वजह से ये सारे इक़दाम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो पूरे के पूरे अमेरिका में गैर हरदिल अजीज़ हो रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। फिर जो है मेरा ख्याल है कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी को भी ये मैसेज देना चाहते थे कि वो कमांडर इन चीफ हैं, वो फैसले कर रहे हैं, नेतन्याहू नहीं कर रहे हैं। चलें सर, एक छोटी सी कंफ्यूजन क्लियर करते चलें, बिल्कुल शॉर्ट एंड ब्रीफ। क्या ये प्रेशर टैक्टिक है लेबनान के ऊपर अटैक्स को कंटिन्यू रखना, या जैसे अली रजानी की शहादत के टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि इजराइल ने एज अ स्पॉइलर एक्ट किया था और टॉक्स को डिरेल करने की कोशिश की थी, ये टॉक्स को डिरेल करने की कोशिश है? एक सवाल मैं ऐड छोटा कर दूं, मसूद साहब ये बता दीजिएगा, जो दूसरा फरीक है ईरान, वो इस सारी सिचुएशन के बाद कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बाद हम बाबुल मंदब जो है उसको भी बंद कर सकते हैं अगर लेबनान हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक्स बंद ना हुए। तो आपको लगता है कि वहां तक पहुंचेगी सिचुएशन? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये जंग ईरान की शायद बंद हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जो मशरक़ वस्ता में इसराइल नई स्ट्रेटेजिक रियलिटी
कायम कर रहा है वो सिलसिला वो जारी रखेगा। उसने जो है खलीज रियासतों में दरारें डाल दी हैं, उसके अलावा जो है वो अपने इर्द गिर्द जो इलाका गज़ा, मकबूजा फ़लस्तीन, शाम और लबनान में एक पट्टी अपने इर्द गिर्द बना रहा है। तो उस वजह से जो है वो यानी ये कि ये उसका एक अजीम तर मनसूबा है जो ईरान के साथ वाबस्ता भी है और ईरान के साथ वाबस्ता नहीं है। ईरान के साथ उसका असल झगड़ा ये था कि ईरान एक ताकतवर मुल्क के तौर पर उसके मद्दे मुकाबिल के तौर पर उभर रहा था। जहाँ तक बाबुल मंदब का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि फ़िल वक्त जो है ईरान ने ये एक धमकी दी है कि अगर आप जो है मुआहदा नहीं करेंगे, मुफाहमत की यादाश्त जो है उसके ऊपर दस्तखत नहीं करेंगे और जंग दोबारा से छेड़ देंगे तो फिर ये जंग वसीतर हो जाएगी। यानी ये जो है सिर्फ जो है आपने हरमुज तक नहीं बल्कि कि अगर आप कुछ करेंगे तो फिर हम भी तैयार हैं। अगला स्टेप भी उन्होंने बता दिया कि हमारे पास इस वक्त ये जो पत्ता है ना वो मौजूद है कार्ड के अंदर। थैंक यू सो मच मसूद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत ही आम शख्सियत, हरदिल अजीज शख्सियत हम कह सकते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। एज प्रॉमिस्ड हमारे साथ वो पर्टिनेंट शख्सियत, वो हरदिल अजीज शख्सियत सियासत की इस वक्त मौजूद है। लेकिन इससे पहले कि मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाऊँ, ऑल्दो उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ज़रा वो कहते हैं तमहीद बांधना या आपको बताना कि हम किसके बारे में बात करने लगे हैं। सिंध के अंदर अब सिचुएशन ये है कि दो बड़ी जमातें हैं, दो बड़े स्टेक होल्डर्स हम कह सकते हैं, दैट इज़ पीपल्स पार्टी एंड MQM। वो आ चुकी हैं आमने सामने एक मरतबा फिर। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा है फारूक सत्तार साहब, उन्होंने बजट मंजूरी के लिए साबिक गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की बहाली का मुतालबा कर दिया। हम जानते हैं कि चंद महीने पहले कामरान टेसूरी साहब को हटा दिया गया था, उनकी जगह निहाल हाशमी नए गवर्नर सिंध जो है ना वो बन गए थे। अब सवाल यह है कि ये मुतालबा क्यों किया जा रहा है और इसका जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या दिया जाएगा। इससे पहले कि हम उस शख्सियत की तरफ जाएं, मैं चाहूंगी कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने ना एक शेर सुनाया है सार्काज़म के अंदर, सार्काज़म के अंदर सुनाया तो है, लेकिन उसके पीछे भी कुछ मसाला है पॉलिटिकल जो मैं चाहता हूं कि आप तक मैं पहुंचाऊं, और वो हिल पार्क का है। हिल पार्क इशू है एक्चुअली, मसाला कम इशू ज्यादा है। हिल पार्क किस तरह से NOCs मिल गई, एक पॉलिसी होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसको आपने फॉलो करना होता है, प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन पर चलना होता है, और एक चीज एक लॉ के थ्रू, एक रूल के थ्रू लेके आनी होती है। ठीक है, अब ये चीज हुई एक्सपोज, जिस तरह से सामने लाया गया इसको, अफसरान के बारे में ये कहा गया कि ये भी इस चीज़ के अंदर शामिल हैं। अब अफसरान शामिल हैं, हिल पार्क का इशू एक्सपोज हो रहा है, दूसरी साइड पे मुर्तज़ा वहाब साहब आके कर रहे हैं पोएट्री, और वो पोएट्री थोड़ी सी ना मुझे पॉइंट ऑफ हेट उसके अंदर मुझे नजर आ रहा है। हेट का मुझे नहीं पता, लेकिन जिनकी लिए उन्होंने पोइट्री की ना वो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो खुद बहुत अच्छी पोइट्री करते हैं। पहले सुन लीजिए कि मुर्तज़ा वहाब ने क्या कहा, उसके बाद वापस आके आपकी ज़रा मुलाकात करवाते हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने वसीम और फारूक ही ना जाने, कराची तो सारा जाने है। आप ये देखें, वसीम और फारूक तो सब जाने हैं। अच्छा, ये पत्ते पत्ते और जो बूटे बूटे हैं, इनके बारे में भी मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँगा। ये पत्ते बूटे कौन है? तो ये तो हम फारूक सत्तार साहब से ही जानेंगे। हमारे साथ फारूक सत्तार साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जीते रहिए भाई। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। So far so good. Always glad to have you on the show. सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि हमने ऐसे नहीं जाने देना, आप पहले ना शायरी के अंदर ही जवाब दीजिए मुर्तज़ा वहाब साहब को। आपके इसरार पर दे रहे, वरना कोई ज़रूरत थी नहीं वैसे, कि सुलूके नारवा का शिकवा इसलिए नहीं करता कि मैं भी तो किसी की बात की परवाह नहीं करता। सुलूके नारवा का शिकवा इसलिए नहीं करता कि मैं भी तो किसी की बात की परवाह नहीं करता। बहुत होशियार हूँ, अपनी लड़ाई आप लड़ता हूँ, मैं अपने दिल की बात दीवार पे लिखा नहीं करता। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, अब क्या ये मसाइल शुरू हो चुके हैं फारूक साहब? मेरे ख्याल में कुछ सीनियर एंकर्स अगर एक टीम बनाएं जी और थोड़ा ग्राउंड पे उतरें और कम से कम एक हफ्ता कराची में गुजारें और फिर कुछ मालूमात लें कि ये 2008 से पहले ये कराची कैसा था और 2008 के बाद बतदरीज आज ये कराची कहाँ पहुँचा है, वहाँ पहुँचा है कि लोग ये कहते हैं कि एक शहर खुदाई के दौरान निकला है जिसका नाम कराची है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा भी निकले थे 5000 साल पुराने शहर, कराची भी 5000 साल पुराना शहर खुदाई के बाद निकला है। लेकिन ये वाही शहर है जिसमें 4 करोड़ जिंदा इंसान भी निकले वरना मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में
जिंदा एक इंसान भी नहीं निकला था। तो ये अब लोग कह रहे हैं यहाँ कर 2008 तक कराची, जब तक हमारा कुछ इख्तियार था और हमने इसको सर्व किया, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस स्विट्ज़रलैंड में जब शहरों की रेटिंग हुई तो कराची वाज रैंक्ड एज द 12th फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ इन द वर्ल्ड। 12वां तेज़ी से तरक्की करने वाला शहर था दुनिया 2008 से पहले, 2008 तक। ठीक है। 2008 के बाद अब ये सूरत हाल है। 18 साल जो इनको मिले बिला शिरकत गैरे, तमाम वसाइल, इख्तियारात, इक़्तिदार, ज़मीनें, महकमे, वजारतें, पुलिस, हर चीज़। उसके बाद अब कराची कहाँ पहुँचा? अब वर्ल्ड बैंक का सर्वे पूरी दुनिया की जो कंपैरिजन है वो कहता है कि दिस इज़ द 4th मोस्ट अनलिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड। पेरिस नहीं बन गया कराची? 4th मोस्ट अनलिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड, यानी नाकाबिल रिहाइश तरीन। डॉक्टर साहब, वो जो पेरिस जो बना था, वो जो पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ लीडर्स आके बात कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रहा होता है, तो वो नहीं है? देखिए, मैं मेरी बहनों की तरह मुझे अच्छा नहीं लगता कुछ कहने में, लेकिन मैंने लोगों से तबसरे बहरहाल ये सुने थे कि भाई जिनके पर्स पेरिस के हों और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, तो फिर ख्वाबो ख्याल में सिर्फ पेरिस ही नज़र आता है ना। वो फिर कराची में वो कुछ भी हो रहा हो जी, उन्हें पेरिस ही नज़र आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अफसरान जो हैं वो लैंड ग्रैब माफिया के साथ अटैच हुए हैं। साथ फिर सादिया फ़ारूक साहिबा का भी एक बयान सामने आया, सादिया जावेद साहिबा का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने आपके ऊपर तनकीद की, आपके अल्फाज पे तनकीद की और कहा कि अब बनता हुआ कराची, उभरता हुआ कराची जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं ज़रा बजट की तरफ आना चाहता हूँ, क्योंकि अब बजट आ रहा है, वर्ल्ड बैंक के साथ भी इन्वॉल्व हैं, IMF के अंदर भी इन्वॉल्व हैं, और साथ हमें अब आपकी तरफ से मुतालबा जो आया वो आया कि रेड लाइन है कामरान टसौरी साहब। तो जहाँ पे अफसरान इस तरह इन्वॉल्व हों लैंड ग्रैब माफिया के साथ, और फिर दूसरी साइड पे आपको मिल रहा है तनकीद मुबैना तौर पे, जी मुबैना तौर पे तनकीद का सामना करना पड़ रहा है अपने अल्फाज के लिए। आपको क्या लगता है कि ये बजट और कामरान टसौरी, ये दो चीज़ें वेल अलाइंड किस हद तक हैं? मैं इन दोनों चीज़ों पर आता हूँ, बस थोड़ा सा मुझे मौका दें जी। कि जैसे मैंने कहा कि वो एक 20 साल में एक दौर था जिसमें हमें इख्तियार ज़्यादा मिला और हमने सर्व किया जी, और जब इख्तियारात कम भी थे तब भी जितना सर्व कर सकते थे वो 20 साल हमारे अगर आप ले लेते हैं जी। जिसमें हम बेशतर अपोजिशन में रहे, फिर भी आप वो कराची, मैंने कहा उसको कंपेयर आज 18 साल से कर लें, तो फिर अगर कराची इतना खूबसूरत और खुशनुमा बन रहा है तो उसकी गवाही किसी टेलीविज़न चैनल से इंडिपेंडेंटली भी तो आनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि सीनियर टीम बना दें एंकर्स की, वो जाके खुद मवाजना कर लेंगे। उस वक्त कराची क्या था, आज कराची ऐसे चले मतलब मवाजना। आई एम रेडी टू गो, मैं तो रह भी चुकी हूँ तो मैं अपना बता सकती हूँ। फिर एक इशारा भुट्टो पर आप इस कदर मतलब है कि शोर मचा रहे, आसमान सर पे उठा लिया आपने, जैसे आपने मार्का हक जो है मार लिया। कामरान टसौरी साहब का वापस रीइंस्टेट होना, एक सवाल, वापस रीइंस्टेट होना इन सारी सिचुएशन में कैसे हेल्प करेगा कराची को? देखिए, कामरान टसौरी ने एक्चुअली पीपल्स पार्टी के 18 सालों की जो नाकिस, नाकाम और नाअहल कारकर्दगी, बदतरीन करप्ट तरीन हुक्मरानी थी ना, उसका पोल खुलना शुरू कर दिया, उसकी कलई खुल रही थी ना, तो जाहिर, और फिर वो जो काम कर रहे थे फलाही लोगों को एम्पावर करना, उन्हें मौका देना आगे बढ़ने का, 50,000 बच्चों को IT की एडवांस तालीम देना, 1 साल का कोर्स 5 लाख का फ्री में अपने पल्ले से मुखिर हजरात दोस्तों की मदद से आज वो बच्चे माहाना 1000 से $1,500 कमा रहे हैं और हमारे ज़रिए मुबादला में अपना कंट्रीब्यूशन। पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारा तो इसके अंदर कोई लेना देना ही नहीं है। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ थोड़ी देर पहले मौजूद थे, वो ये कह रहे हैं कि ये तो विफाक का प्राइम मिनिस्टर का मामला है। इसीलिए हमने भी अब अपनी तनकीद की तोपों का रुख ना पीपल्स पार्टी से हटा के वफाक की तरफ कर दिया है, क्योंकि वो अब वफाक की जो बकरे की माँ है वो छुरी के नीचे आने वाली बजट का मौका है। उसके बाद तो मतलब है कि फिर वो हमारे हाथ लगेंगे। अच्छा नहीं, तो शर्जील मेमन साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो कह रहे हैं कि जो MQM है ना वो अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने की कोशिश कर रही है इस मामले से। अब देखें, मतलब सियासत एक सियासी अमल है, इश्यूज़ पर बात करना है, लोगों के लिए आवाज़ उठाना। देखिए, उनके किस काम में हम रुकावट बने, कोई
हड़ताल हो रही है, कोई बड़ा धरना या एहतजाज हुआ है, अल्लाह न करे कोई तशद्दुद के ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, मतलब आप किसी फिर आपकी बात इतनी बुरी क्यों लग रही है उनको कि वो आके रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसके ऊपर? देखिए, वो रिस्पॉन्स जो दे रहे हैं ना वो अलल टप दे रहे हैं, बिल्कुल उसमें कोई मंतक नहीं, कोई माकूलियत नहीं, कोई रीज़न नहीं। और जो 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 नुक्ता उठाया गया, अब वो कह रहे हैं कि मैंने 5 दिन पहले काम रुकवा दिया था, ये जो हिल पार्क, पहाड़ी वाला पार्क, और पहाड़ी वो खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये इस पहाड़ के नीचे से प्लाट ही प्लाट निकल रहे हैं, और 5 लाख रुपए गज जमीन है वहाँ, तो 500 गज का प्लॉट 25 करोड़ से कम नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर यही सारे इंटरप्शन करूंगा, हमारे व्यूअर्स के लिए लाइव कॉल्स का सिलसिला भी कराची से जारी है, तो कराची वाले अगर डॉक्टर साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे नंबर्स चल रहे हैं, आप प्लीज स्क्रीन से नंबर देखिए और जरूर मुर्तज़ा के सितम से आ रहा हूँ मुझे गठेरे में खड़ा कर दिया। अच्छा सर, खोदा पहाड़ निकले प्लॉट्स, मैं ये कह रहा हूँ, देखें पहाड़ी ही तो खूबसूरत, देखिए फिर ये पहाड़ियाँ जितनी भी रह गई हैं, ये ज़मीन में ऐसी पुख्तगी देती है जैसे खुदा न खासा अल्लाह ना करे ज़लज़ला आता है तो उसके भी असरात को ये ज़ायल करते हैं। अच्छा, पहाड़ी हो या ना हो फारूक भाई, अगर वहाँ पर इस तरह से किया जा रहा है तो ये किया ही गलत जा रहा है, लीगल तरीके से किया। हमारे साथ टाइप कॉलर आ गए। अच्छा देखिए एक मिनट, अगर बात ये कि वो ये कहते हैं कि सही हो रहा है तो फिर आपने काम रोका क्यों, मतलब काम गलत हो रहा है, और जिसको प्लॉट दिए गए वो बेचारा खुद काट रहा है प्लॉट। इसका मतलब ये है कि प्लॉट 10 दिन तक कटा, वो पहाड़ी कटी तो आपने नोटिस नहीं लिया, जब हमने शोर मचाना शुरू किया तो आप कह रहे हैं मैंने काम रुकवा दिया। हसन अली कराची से हैं। जी हसन, क्या कहेंगे? फारूक साहब भी सुन रहे हैं आपको। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर को पहले तो मतलब मसला ये है कि सवाल ये है मेरा कि कराची के जो मसाइल हैं, जैसे पानी हो गया, कचरा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का जो मसला कर रहा है, ये गटर के नाले वगैरह के जो ढक्कन वगैरह हैं, इस पे एमकेएम का क्या प्लान है? ठीक है, हल के लिए क्या प्लान है? फ्यूचर का पूछ रहे हैं या फिर अभी? बहुत अच्छी बात है, मतलब रोड मैप एक होना चाहिए। देखिए 30-35 साल की जो हमारी एक अमली सियासत है, उसमें जो उसका खुलासा निकला है वो यही है, कई सालों से हम एक बाइख्तियार मौसर और एक बावसीला बल्दियाती निज़ाम की बात करें, एक मकामी खुद मुख्तारी मजबूत मरकज़ से मसाइल हल नहीं हुए तो 2010 में सूबाई खुद मुख्तारी आई, वो भी मुल्क की ज़मानत, तरक्की की ज़मानत नहीं बन सकी। असल मसला पूरी दुनिया में, चाइना जहाँ 1 पार्टी रूल है, कोई डेमोक्रेसी नहीं ऊपर, वहाँ भी मजबूत और एक मौसर बल्दियाती निज़ाम अवाम की दहलीज पे इख्तियार दे, अपनी तकदीर का मालिक उन्हें बनाए। थोड़ा सा ज़रा ना बजट के एस्पेक्ट से, बजट के पर्सपेक्टिव से, पाकिस्तान इस टाइम पे अवाम को अगर देखा जाए तो वो चाहते हैं हमारी ज़िंदगी आसानी से गुजर जाए, और इन्वेस्टर्स को देखा जाए तो वो टैक्स ब्रेक्स चाहते हैं, कारोबारी बंदा जो है वो कारोबार में आसानी चाहता है। अब कराची के इश्यूज़ इतने फैल चुके हैं कि अगर हम लिस्ट बनाने की कोशिश करें तो कहीं हमें कोई सही नज़र आता है, कुछ स्टेप्स बाद वही सही हमें दोबारा गलत नज़र आना शुरू हो जाता है। इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ के अंदर रेड लाइन कह देना सिर्फ एक गवर्नर को, डू यू थिंक कि ये एक सॉलिड बयान, एक सॉलिड एस्पेक्ट है कि जिस पे आप खड़े हैं? देखें, अगर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का माहिदा था गवर्नरशिप पे कि ये पीपल्स पार्टी ये पीएमएलएन को मिलनी चाहिए सिंध की गवर्नरशिप, अब ये पीएमएलएन ने अगर अपनी मर्जी से एमकेएम पाकिस्तान को ये गवर्नरशिप दी हुई थी, इसलिए कि एमकेएम पाकिस्तान के साथ पीएमएलएन का एक अलग से माहिदा है। अब अगर पीएमएलएन ने दोनों के साथ गवर्नरशिप के माहिदे कर लिए और उनसे कहा कि हम गवर्नर अपना लाएंगे और हमसे कहा कि हम आपको देंगे, तो इसका मतलब अगर पीपल्स पार्टी से कहा कि हम अपना लाएंगे और अपना लाने के बाद अब सवाबदीद तो पीएमएलएन की है, तो पीएमएलएन को इसमें ज़रा सा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, इसमें उनको कोई झिझक महसूस नहीं होनी चाहिए, किसी की ब्लैकमेलिंग और प्रेशर में नहीं आना चाहिए। अपनी मर्जी से दिया हुआ था, और राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुझे हमें तो ये सूट करता था गवर्नर, हमें इनसे कोई शिकायत नहीं थी, कोई मेन मेख नहीं निकाली। किसके कहने पर फिर ये तब्दीली हुई? अब ये तो देखिए उनका पीपल्स पार्टी का मामला, इसलिए मैंने कहा मैंने तो अपनी तोपों का रुख जो है वो पीपल्स पार्टी से, मैं तो नून लीग, क्योंकि उन्हें लाना अच्छा फिर उनके साथ तो हमारा एक तवील एक फहरिस्त है माहिदे की जो PDM 1 से चल रही है, उसमें तो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब खुद सिग्नेचरी हैं। तो इस बजट में फिर हमारा तो उन दोनों से पूछना ये लाजमी हो गया ना, ये जो भाई बजट है, अब आप जवाब दे। आपने हाफ की मूव होती है ना नाइट की, ये मुझे लग रहा है वो 2.5 वाली मूव है नाइट की। आप देखें ना, पीपल्स पार्टी के साथ माहिदे का पास कर रहे हैं
और अपना गवर्नर जो आप नहीं लाना चाहते थे वो ले आए आप, और हमारे साथ जो आपने 7 वोटों से हमने लोगों ने हमें कोई बहुत हमारी तारीफ और तायीद नहीं की थी जब हमने पीटीआई को छोड़ के हम PDM ज्वाइन किए थे। आपको तो याद कितनी तनकीद का, उस तनकीद पर मौलाना फजलुर रहमान साहब गारंटर थे, उस पर बड़े बड़े आसिफ अली जरदारी साहब ने साइन किए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने उस पर साइन किए, और गारंटर कौन बना था? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और फजलुर रहमान साहब। वो माहिदा कहाँ गया? मतलब मीठा मीठा अब 26वीं भी तुम्हारी, 27वीं भी तुम्हारी, 18 सालों से कराची में तुम्हारी अक्सरियत ना हो, 50 सीटें कम करो, बल्दियाती इंतखाबात कराओ, और एक सवाल मेरा ले लीजिए, ले जाओ कराची को कॉलोनी बनाओ। अच्छा एक सवाल ले लीजिए, कराची वाले ये भी तो कहते हैं ना होगा इतनी स्पेस, एक मिनट ये सुन ना, ये भी तो कहते हैं ना कि भाई हर जमात के साथ जो है ना आपका मुआहिदा हो जाता है, ठीक है, आप जाकर उनके साथ जुड़ जाते हैं। इस हुकूमत के साथ भी आप जुड़े, उससे पहले पीडीएम के साथ भी जुड़े थे। जब वो आपकी बात मान ही नहीं रहे हैं, आपसे मुआहिदा कर लिया एंड देन मुआहिदे से फिरते जा रहे हैं, तो फिर भी आप उनके साथ क्यों खड़े हुए? देखिए ना, अब ये टाइम तो मुझे तय करना है ना कि मुझे उनके साथ कब तक खड़ा रहना है और कब मुझे उनसे अलग होना है, ये तो मैं तय क्या ऐसी नौबत आ सकती है? देखिए ना, अभी आप इसको जितना अपने प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए नहीं, मैं देखिए सिर्फ कराची और सिंध की ना ये मुल्क की सियासत के ऊपर जानना चाह रही हूँ। मैं देता है, देखिए असल में बात यह है कि हम इस वक्त पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें एक इज़्ज़त और वक़ार दिया है, उसमें शहबाज शरीफ साहब, उनकी खारजा पॉलिसी, और फिर जिस तरह दुनिया की मतलब आलमी सिफारतकारी और आलमी अमन के क़याम के लिए जनरल आसिफ मुनीर साहब, उनका किरदार जो रहा, मार्का हक में जो हमने अपनी दिफाई सलाहियतों का लोहा मनवाया, पूरी कौम ने भी साबित किया कि अगर बहुत ही बुरा वक्त आएगा तो यार हम एक हो जाएंगे, वैसे अगर हम एक ना हो तो ना हो, लेकिन बहुत ही आजमाइश में तो हम एक हो जाएंगे, हमने भी साबित तो किया। अब मेरा कहने का मकसद है कि ऐसे मौके पर MQ में चाहती कि सिंध में भी एक तवाज़ुन कायम हो, एक मजबूती और इस्तेहकाम आए, और वहाँ आप किसी भी सरमायाकारी, सनतकारी, कारोबार, तिजारत का कोई शोबा, आप जाके पूछें उनकी अंजुमनों से, आबाद से पूछें, आप ताजिरों से पूछें, सनत पूछें कि भाई सबसे बड़ी रुकावट सिंध में और कराची में तरक्की में क्या। मैं 1 साल से लेटर लिख रहा हूँ, अब जाके 200 एकड़ ज़मीन वागुजार की जा रही है सरजानी में, कौन कब्जा कर रहा है, किसकी सरपरस्ती में हो रहा है, अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है दे रहा है तो सिर्फ यहाँ थोड़ी तुम्हारी जान बच जाएगी कि मैंने काम रोक दिया, क्यों हुआ काम, पार्टी क्यों कटी, उसका माना जाता है तो MQM के पास फिर और कौन से ऑप्शंस मौजूद है, क्या कर सकती है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि बजट के अंदर वोट ना करने या बजट को सपोर्ट करने से इनकार कर दे MQM? ऐसा भी हो सकता है? आपका यही सवाल जो है ना अक्सर फिल्मों में भी क्लाइमैक्स की सिचुएशन में आता है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? वरना मैं तो आपके ऑप्शन एक्सप्लोर करने की बात कर रही हूँ ना, कि आपके पास और क्या ऑप्शन? वरना के बाद आता है पॉज। अच्छा, वरना का जवाब इतनी जल्दी थोड़ी मिल जाएगा। अच्छा, आप ना सीक्रेट रखना चाह रहे हैं, तजस्सुस रखना चाह रहे हैं। दो मुतालबे बुनियादी हैं, इसलिए कि देखिए जो 50 सीटें कम की गई, हल्का बंदी, हमारे हल्के 2023 में जो बने थे बल्दियाती इंतखाबात के मौके पर 90,000 पे हमारा हल्का यूसी का, और उनका हल्का 15,000 पे, उनकी 6 सीटें निकल रही तो हमारी एक, हमें मालूम था कि कराची की छीना झपटी है, ये यहाँ हमारे मैंडेट को चोरी किया जाना है। हम आज नंबर 1 पीपल्स पार्टी, नंबर 2 जमात इस्लामी, नंबर 3 PTI, तीनों जमातें अब खुद वजीर आला के सामने बेबस है, उनका अपना मेयर बेबस है। हाँ, और फिर उसके बाद बिलाल भुट्टो सरदारी करते हैं कि दाएं हाथ पे जो है वो एक नाकाम वजीर आला, बाएं हाथ पे नाकाम मेयर, दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, उनके मशवरे सुन रहे हैं। यार एक अच्छा काम किया था, आप वो वाली तकरीर करते, कहते हैं कि हम जब इतनी बड़ी शाहरा, डिफेंस और बहरिया टाउन को आपस में मिला सकते हैं तो फिर हम अर्बन और रूरल सिंध को मिला सकते हैं। we'll have to wait कि MQM का अगला जो कदम है, is our red line number 1, your red line, ठीक है, और 140A की हमारी तरमीम जो है is our red line। अल्लाह करे कि इस मर्तबा हो जाए कि लोकल गवर्नमेंट डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो जाए, और जिस चीज़ की हम तैयारी करें पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट करें, पूरी दुनिया में अपॉर्चुनिटीज मिली, उसके लिए भी ज़रूरी है कि 144 शहर पंजाब के तमाम ज़िला, KP के, बलूचिस्तान, सिंध के स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट जरूरी है, बहुत जरूरी। स्पेसिफिक एक हमें सेशन करना चाहिए हमें, और ये जी प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बिल है, और जो डॉक्टर साहब आपको दिखा रहे हैं, इसी के साथ एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ हमें जाना है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमें शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाना है, और ये शॉर्ट ब्रेक जो है इसके अंदर हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे और वापस आके आपको थोड़ा सा हिंट भी देंगे। आप जाइए ब्रेक पे और हम डेल्व करते हैं अपनी डिस्कशन के अंदर। This segment is brought to you by AKD Securities Limited.
जी वेलकम बैक। मनी मैटर्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में बात कर लेते हैं। जो कोशिश तो की जा रही है कि इसको मुस्तहकम किया जाए, बेहतर किया जाए, लेकिन लग ऐसा रहा है कि एक मरतबा फिर से ओवरऑल जो इस वक्त सिचुएशन है इस खित्ते की, हमारी मईशत दबाव में आ गई, क्योंकि मई के अंदर महंगाई की शरह जो है वो 22 माह की बुलंद तरीन सतह यानी कि 11.7% पर पहुँच गई है। ये इजाफा एक ऐसे वक्त में अब सामने आया है जब आलमी सतह पर तवानाई की कीमतें और ख़ास तौर पर अगर हम आबना हुर्मुज़ की बात करें उसकी बंदिश और वहाँ पर कशीदगी की वजह से तेल और ट्रांसपोर्ट के अखराजात में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक अप्रैल के 10.8% के मुकाबले में मई में महंगाई जो है वो बढ़ गई है और 11.7% पर आ गई है, जो जून 2024 के बाद सबसे ज़्यादा सतह है। सबसे ज़्यादा सतह है। अब इन सारी चीज़ों के अंदर पाकिस्तान की मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगी, हमें अगले आने वाले माली साल के अंदर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जो रखनी चाहिए, इसके अंदर हमारे पास महंगाई की औसत शरह क्या होगी, क्या हम लोग सस्टेन कर पाएंगे बिजनेसेस को, क्या बिजनेसेस इसका जो कि जॉल्ट है उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मार्केट्स किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। हमारे पास AKD सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के सीनियर इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट उसामा रऊफ मौजूद हैं और उनके साथ हम करेंगे इस बारे में डिस्कशन। अस्सलाम वालेकुम। एंड मार्केट किस तरफ जाएगी, क्या बिजनेसेस एब्जॉर्ब कर पाएंगे इस झटके को? जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये जैसे बिल्कुल सही कहा कि एक तो ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है नोट रिलेटेड टू द डिमांड साइड, और जो मई का नंबर आया दैट इज विद इन कंसेंसस या स्लाइटली लोअर देन कंसेंसस कह सकते हैं। तो इसका लार्जली एस्पेक्ट्स जो है वो मार्केट्स अब्जॉर्ब करके बैठी होती हैं, क्योंकि वो फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे चीज़ों को देख रही होती हैं। तो ये चीज़ें क्योंकि फ्यूल प्राइसेस में इंक्रीज हुआ और ये सबको देखते हुए ये चीज़ें पहले ही नज़र आ गई थी। पिछले महीने की इन्फ्लेशन में बड़ा इम्पैक्ट आया था, जहाँ मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखा जाए तो तकरीबन 2.5% का इंक्रीज आया था। अब चूंकि फ्यूल प्राइसेस में थोड़ी बहुत कमी भी आई है, जो कि 450 के लेवल तक चली गई थी, अब उस कमी की वजह से इस दफ़ा की मंथली इन्फ्लेशन जो है उसमें मंथ ऑन मंथ सिर्फ 0.5% का इंक्रीज है। अलबत्ता ये नंबर ज़रूर ऑन द हायर साइड चला गया, क्योंकि सेकेंडरी इम्पैक्ट जो है वो भी सेकेंड लाइन इम्पैक्ट थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गया है। अब आगे चलते हुए देखना ये होगा, अगर तो टाइमली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और मिडिल ईस्ट की सिचुएशन बेहतर हो जाती है तो सेकंड लाइन इम्पैक्ट ऐसा जितना आएगा नहीं, क्योंकि वो अगर आ जाता है तो वो कोर इन्फ्लेशन पे हिट करता है और वो इम्पैक्ट थोड़ा स्टिकी इम्पैक्ट होता है, जिसकी लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। क्योंकि एक अगर बिजनेसेस के जहन में ही ये चीज़ आ जाए इन्फ्लेशन रिस्क, तो उसे ब्रिंग डाउन करना काफ़ी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी वो स्लाइटली आना शुरू हुआ है। अगर तो चीज़ें टाइमली चीज़ों पे चलेगी तो हो सकता है हम ऑन एन एवरेज एनुअल बेसिस शायद डबल डिजिट ना देखें। अगर ये चीज़ें प्रोलॉन्ग होती हैं या मज़ीद यहाँ से एस्केलेट होती हैं तो इस चीज़ का रिस्क एक है। लेकिन अब चूंकि मिडिल ईस्ट की सिचुएशन कुछ बेहतर हो रही है तो रिस्क थोड़ा कम लग रहा है। इसकी वजह से मार्केट की परफॉर्मेंस भी ठीक रही है। अगर पिछले महीने की देखें तो वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न दिए हैं पाकिस्तान ने। उसामा, ये बताइएगा कि आप इसका असरात और गवर्नमेंट जो है उसका कंट्रोल सारी सिचुएशन के ऊपर किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आपने जो पॉइंट आउट किया कि मार्केट्स ऑलरेडी एब्जॉर्ब करके बैठी होती हैं और फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर चल रही होती हैं कि आगे आने वाले वक्त में जो कॉस्ट है वो बढ़ सकती है, तो उसके मुताबिक वो अपनी कॉस्ट भी बढ़ा देते हैं समटाइम्स प्रोडक्ट्स की, अपनी सर्विसेज की। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल उस वक्त जब स्पेकुलेशन की वजह से चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं और बिजनेसेस अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी कीमतें बढ़ा रहे हैं उस वक्त, और जब अनाउंस हो जाता है कि भाई हाँ पेट्रोल महंगा हो रहा है या इंपोर्टेड जितनी भी चीज़ें हैं वो महंगी हो रही हैं, उस वक्त भी बढ़ाई जाती है, तो दो तरफ से झटका मिलता है एक आम आदमी को, आम कंज्यूमर को। आपको कंट्रोल गवर्नमेंट का कैसा लग रहा है इसके ऊपर? अच्छा, ऑन सप्लायर साइड अगर कंट्रोल देखा जाए वो तो इन प्लेस है, पहले भी गवर्नमेंट कोशिश करती रही है, लेकिन लास्ट 2 साल से अगर हम देखा जाए क्योंकि हमारी बॉर्डर सिचुएशन की वजह से स्मगलिंग वाली चीज़ भी ज़्यादा नहीं आ सकती, तो क्योंकि स्मगलिंग की वजह से मेनली आपका वीट अगर बाहर जाना शुरू हो जाए तो उसका एक इन्फ्लेशन में सबसे मेजर कंपोनेंट होता है, क्योंकि स्टेपल फूड है और लार्जली इम्पैक्ट वही चीज़ कर रही होती है। ऐसा अभी तक उसका इम्पैक्ट नहीं आया और वीट की आगे अवेलेबिलिटी भी सही हो रही है, तो मंथली बेसिस पे भी थोड़ा सा डिक्लाइन आया है। वहां से अगर थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है तो आगे चलते हुए इन्फ्लेशन में दबाव आएगा। अगर दूसरी साइड पे गवर्नमेंट की बात की जाए, स्टेट बैंक ने पहले ही कोशिश से अप्रोच करते हुए 100 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज कर लिया था, तो वो एक इंडिकेटिव मूव भी थी। एंड द सेकंड थिंग इज करेंसी स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द मेन थिंग जो इस
तमाम सिनेरियो में हम देख रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी इन्फ्लेशन लार्जली कंटेंट है और काफ़ी हद तक कंट्रोल भी है। अगर तो ये चीज़ कंट्रोल रहती है और फिस्कल चॉइसेस भी अभी तक ऐसी हैं कि हमारे जो फिस्कल डेफिसिट है वो वन ऑफ द लोएस्ट इन मैनी टाइम्स पे स्टैंड करता है। तो इन दोनों साइड से कंट्रोल जो है उसने कंटेन तो किया हुआ है, लेकिन और आगे चलते हुए ये सिचुएशन अगर ऐसे ही रहती है तो द गवर्नमेंट्स एफर्ट और प्रूडेंस इन दैट सेंस इज कमेंडेबल। अच्छा शोएब, हमारी जो एनर्जी मार्केट्स हैं उनके नंबर्स डायरेक्टली ट्रांसलेट करते हैं दूसरी मार्केट्स में, जिसके अंदर हमारे पास एग्रीकल्चर आ जाता है, डेवलपमेंट की साइड आ जाती है। हमारी एनर्जी मार्केट्स इम्पैक्ट हुई हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से, फ्यूल प्राइसेस, उसके बाद फर्टिलाइज़र्स की मार्केट इम्पैक्ट हुई है। इस टाइम पे हम लोग किसी ख़तरनाक मोड़ पे खड़े हैं। आपने क्योंकि बात जो की है, आपने कहा है कि हमारे पास कुछ टाइम की सेफ्टी है ये, तो क्या हम एक ख़तरनाक मोड़ पे खड़े हैं एज एन इकॉनमी? अगर तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्सन हो जाती है तो ऑब्वियसली तमाम दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी इम्पैक्ट होगा, लेकिन अगर ऑन द स्टेपल साइड पे देखा जाए, जैसे हम फूड की ही बात कर रहे थे, तो हम लार्जली हमारे अगर यूरिया की बात की जाए या फर्टिलाइज़र की, हम लार्जली इंडिपेंडेंट हैं। टैप आधा इम्पोर्ट हो रहा है, लेकिन यूरिया में हमारी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी है, उसकी वजह से हमारी प्राइजेस में जो इंटरनेशनल प्राइजेस 3 टाइम्स हो गई हैं, या अगर उन्हें पाकिस्तानी प्राइजेस में रिफ्लेक्ट किया जाए तो तकरीबन 13-14 हज़ार रुपये पर बैग की बोरी बन रही है यूरिया की। वो सच इम्पैक्ट नहीं आया, अभी भी 45-46 रुपए की ही बोरी चल रही है, जिसकी वजह से फार्मर और हमारी एग्रीकल्चर वाली साइड भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुई। और अगर चीज़ें इसी हद पे ही भी रहती हैं तब भी काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी देखी जाएगी। राइट। थैंक यू सो मच उसामा हमें ज्वाइन करने के लिए और सारा एनालिसिस अपनी सिचुएशन, सारी सिचुएशन के ऊपर के लिए। जनाब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। हाय जी, वेलकम बैक। और पाकिस्तान के अंदर जैसा कि आपको पता है कि फ़िलाई सरगर्मियाँ हमेशा ये कौम बढ़ बढ़ के हिस्सा लेती है, लेकिन हमारे पास म्यूज़िक, हमारे पास कल्चर, हमारे पास आर्ट ऐसे सेंटर्स हैं कि जिनके थ्रू हम अपनी सोसाइटी को करेक्ट करने का और हमारी सोसाइटी के अंदर काइंडनेस का मैसेज फैलाने का एक अदद रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। अब ये रास्ता इख्तियार किया और सोशल मीडिया के ऊपर हमने कुछ दिन पहले से देखना शुरू किया, बल्कि कुछ महीनों पहले से देखना शुरू किया कि प्रेम नगर हमारी आंखों से गुजरता चला जा रहा था। और प्रेम नगर का कॉन्सेप्ट भी कुछ इस तरह का है कि गिरे हुओं को उठाना, कमज़ोर को ताकत देना, किसी ऐसी जगह पे जाके ऐसा काम करना कि जहां उस काम की सख्त ज़रूरत हो, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बूढ़े हैं, चाहे वो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, चाहे वो बीमार लोगों तक इलाज पहुंचाना है। अब ये सारी चीज़ें और ये जो गुडविल का एक जेस्चर है इंसानियत की तरफ, ओवरऑल ह्यूमैनिटी की तरफ, इसको लेके ग्लोबल मिशन चलाया गया। अब ग्लोबल क्यों चलाया गया और किस तरह से ग्लोबल चलाया गया कि हमें कनाडा में भी नजर आएंगे कॉन्सर्ट्स होते हुए, हमें इस्लामाबाद में भी नजर आएंगे कॉन्सर्ट्स होते हुए, हमें वर्ल्ड ओवर अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स नजर आएंगे कॉन्सर्ट्स एंड इवेंट्स होते हुए। हमारे साथ आज ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, जब हमने प्रेम नगर को अंदर जाके एक्सप्लोर करना चाहा, कि इनका सियासी बैकग्राउंड तो दिहाइयों पर मुश्तमिल है ही है, इसी के साथ लेजिस्लेशन के अंदर पाकिस्तान की इनका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट और रोल रहा है। बट हम उन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे। आज हम डॉक्टर रमेश कुमार, जो कि MNA भी हैं और चेयरमैन भी हैं प्रेम नगर के, इनके साथ प्रेम नगर की कहानी के अंदर डाइव करेंगे। तो आइए इन्हें वेलकम करते हैं। सर, कैसे हैं आप? और प्रेम नगर तो बड़ा प्यारा एक मिशन हमें लग रहा है, मोहब्बतें बांट रहे हैं। थैंक यू। प्रेम नगर, द लैंड ऑफ लव, लैंड ऑफ लव, और वो ऐसी प्यार भरी धरती हर पार्क कर वैसे भी एक इंटरफेथ हार्मनी की मिसाल है। और प्रेम नगर ने तो और मोहब्बतों के पहाड़ वहाँ पे उगा दिए हैं। और वो प्रेम नगर के अंदर काम हो रहा है जो खुदा का दिया हुआ रास्ता है, जो मेरे मालिक का दिया हुआ रास्ता है, उसी रास्ते को अपनाया गया। आपने थोड़ा सा इंट्रो जो मेरे बारे में बताया, मैं वैसे तो ये जो सीखा हूँ अपने वालिद से सीखा हूँ, अपने मुर्शिदों के बताए हुए रास्ते के ऊपर खुदा की खुशनुदी हासिल करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर ब्लेसिंग हो, तो ये नहीं है कि आप रोज़ा रखो और आप इबादत करो, नहीं। खुदा कहता है कि जो बेसहारा लोग हैं, वो लोग जो बे आवाज़ हैं, वो लोग जो सुन नहीं सकते, वो लोग जो बीमार हैं जिसकी आप मदद करना चाहते हो, उसको करो। मैं उसमें और बहुत ज़्यादा खुश होता हूं। दीनी जिम्मेदारियों के साथ ये सब कुछ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से मैं 2005 से, मतलब 2002 से एज ए MNA, 2005 से पाकिस्तान हिंदू काउंसिल, बहुत ज़्यादा 1825 बच्चों की शादियां कराना,
विडो सपोर्ट प्रोग्राम, वुमेन सपोर्ट, हेल्थ सपोर्ट सारे किए। 2021 में मेरे बड़े भाई का अचानक डेथ होता है। डेथ होने के बाद उनकी बड़ी बेटी ने कहा कि हमें एक ऑर्फनेज बनाना चाहिए, सिर्फ 500 बच्चों को, जो बच्चों को हम अडॉप्ट करें और उनको 500 बच्चों को हम अपनी फैमिली की तरफ से चलाएं। और वो 2022 में राशिद शहीद के वालिद एयर कमोडोर शबीर से मुलाकात होती है राशिदाबाद में। उसने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, आपके अंदर जज्बा देखता हूँ और आप राशिदाबाद जैसा मॉडल बनाएं। तो मैंने कहा कि सर फिर आप उसका नाम राशिदाबाद 2 रखो कि आपका राशिदाबाद बना है। नहीं, बड़े भाई का नाम क्या था? मैंने कहा बड़े भाई का नाम था डॉक्टर प्रेम, कि फिर इसका मैं नाम रखता हूँ प्रेम नगर, द लैंड ऑफ लव। ये 3 साल का दौरानिया, उसके अंदर स्पेशल चिल्ड्रन होम फिर मास्टर प्लान बना, 150 एकड़ के ऊपर ये प्रेम नगर है। उसके अंदर स्पेशल चिल्ड्रन होम, ऑर्फनेज, ओल्ड एज होम, टेक्निकल कॉलेज, कैडेट कॉलेज, स्कूल, पैरामेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, थर यूनिवर्सिटी, आईटी यूनिवर्सिटी, थर सेंटर हिस्ट्री नेचर म्यूज़ियम, LRBT, ट्रॉमा सेंटर, ये पूरे उस मास्टर प्लान में डाले गए कि ये चीज़ें हमें बनानी है। अब ये तो 20-22 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, फिर ये पूरा डेवलप हुआ। डेवलप के बाद आज की पोजीशन ये है कि आज वहाँ पे स्पेशल चिल्ड्रन होम 500 की कैपेसिटी का जो बना वो चलना बन चुका है, वो तो चल गया। 1 अप्रैल से वो चल गया। और वो जो चला स्पेशल चिल्ड्रन, जो आपके स्क्रीन के ऊपर भी वीडियोस आ रही है, मैंने देखी 2-4 मरतबा। मैं आपका भी थैंकफुल हूँ कि आपने उसको हाईलाइट किया। स्पेशल चिल्ड्रन होम, ओल्ड एज होम, स्कूल, कैडेट, ये सारे चल गए, स्टार्ट हो गए। हुनर फाउंडेशन एक बैच भी निकल गई फिजियोथेरापी की, हेल्थ टेक्नीशियन की। मतलब आप वार्ड बॉय भी रखें तो कम से कम उसको कोर्स तो आना चाहिए ना। 6 महीने जैसे कंप्यूटर के ऊपर आप इंटर पास को रखें, मगर कम से कम कंप्यूटर की 6 महीने की डिप्लोमा तो आनी चाहिए ना। सारे फ्री ऑफ कास्ट इनको हमने सपोर्ट किया और वो सब स्टार्ट हो गए। नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज अभी दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा। और जो ऑर्फनेज है वो SOS विलेज चलाएगा। आपने SOS विलेज आपने सुना होगा कि बहुत बड़ा नाम है SOS विलेज। और वो SOS विलेज जो बना है हमारे पास, वो थर की वारी से बना है, जैसे डोम की तरह बना है। और वो SOS थर का एसेंस आपने रखा है उसके अंदर। वो तो ऐसा बना है, हर बंदा आता है SOS विलेज देखने के लिए। एक घर के अंदर एक माँ होगी जिसके अंदर 2 कमरे होंगे, एक में 5 बच्चियां होंगी, दूसरे में 5 बच्चे होंगे। का मॉडल जो है SOS का मॉडल, वो SOS विलेज है वहाँ पे। आगे फ्यूचर में ये चीजें जो बन गई हैं। अच्छा, और जो आगे फ्यूचर में फाइनेंसेस के बारे में कुछ बताइएगा। ये किस तरह से, ये चैरिटी के थ्रू ही हो रहा है या फिर आपके साथ कुछ इदारे भी जुड़े हुए हैं, SOS की तरह के और इदारे भी जुड़े हुए हैं जो हेल्प आउट करवा रहे हैं? देखिए, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। सबसे पहले तो हमने अपनी फैमिली की तरफ से, हम तो सिर्फ एक SOS विलेज अपनी फैमिली की तरफ से बनाने जा रहे हैं। फिर शबीर साहब के कहने के ऊपर, जिसको हम शबीर एंजल कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो वाकई एक ज़मीनी फरिश्ता है। और उनके कहने के ऊपर हम जब इसी मॉडल के ऊपर गए कि ये मॉडल बनाना है, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप सिर्फ SOS पे नहीं जाएं, आप ये बनाएं। फिर हमने 150 एकड़ ज़मीन ली। थर पार्केट के अंदर ज़मीन बहुत कॉस्टली है, स्पेशली इस्लाम कोड में जहाँ पे कोल है। फिर उधर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। पूरा डेवलप करने के बाद फिर हमने बिल्डिंगों की तरफ गए और सिंध गवर्नमेंट ने पहले हमें मदद की। उसके जो स्कूल की बिल्डिंग थी उस बनाने में मदद की, SOS में मदद की, और मगर दूसरे हमने भी काम किए। और ये सारा कारवां बढ़ता गया। ज़्यादा चैरिटी जो है वो हमारी अपनी फैमिली की तरफ से है। ठीक है। और अब आप पूछेंगे कि ये जो प्रेम नगर अभी जो स्क्रॉल हो रहा है पूरा मीडिया के ऊपर, जो राहत फ़तेह अली खान को हमने एंगेज किया और ये जो कॉन्सर्ट की तरफ गए, ये मांगना बहुत मुश्किल काम होता है, मगर खुदा कहता है नेक काम में आप कारवां को बढ़ाते जाओ, लोगों को जोड़ते जाओ। तो इस वजह से मैं इस मॉडल पे इस वजह से गया कि या तो मेरा जो मास्टर प्लान है कि मैं LRBT बनाऊं। अब जैसे LRBT से मेरी मुलाकात हुई उनकी, मैं और याकूब जमींदार साहब उनसे जब मिले तो उनको मैंने कहा हम आपको LRBT पूरी बना के देते हैं, आप चलाएं। क्योंकि किसी को नज़र देना
उससे बड़ा कोई LRBT आई हॉस्पिटल, ओके, आई ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप बना के दें, मगर बनाने के साथ जो है आप मुझे 10 करोड़ पे हमें आप रनिंग कास्ट भी दें सालाना, जो हमारे लिए चैलेंज था। फिर हमने कहा कि अब या तो हम जो हमारे इदारे हैं, हमारी जो अपनी चैरिटी है, उससे हम इन इदारों का रेवेन्यू मेंटेन करें, आगे हम नहीं बढ़ाएं, या हमारे पास दूसरा ये है कि हमारी अपनी जो चैरिटी है उससे हम कैपिटल काम करें और रेवेन्यू के लिए हम लोगों का कारवां जोड़ते जाएं। अच्छा, ये जो कॉन्सर्ट है इसका बताइएगा जरा कि टिकट्स वगैरह अगर लेनी हो, पार्टिसिपेट अगर करना चाहते हैं लोग इसके अंदर, तो वो कहाँ से अवेलेबल हैं, कैसे अवेलेबल हैं? अभी कराची में जैसे हो रहा है तो कराची के अंदर मोइन खान अकेडमी में जहाँ पे हो रहा है अपना DHA स्पोर्ट्स क्लब, वहाँ पे टिकट अवेलेबल हैं। ओशियन मॉल के अंदर टिकट अवेलेबल है, मुख्तलिफ दुकान है डिफेंस में उधर अवेलेबल है, प्रेम नगर हाउस में टिकट अवेलेबल है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि टिकट वाला जो यहाँ पे पाकिस्तान में मशहूर है, टिकट वाला की ऑनलाइन आप जाएं और उसी टाइम आप टिक करें। और ये टिकट जो है, ये कॉन्सेप्ट इस वजह से किया कि एक म्यूजिक भी आप सुने, मगर इस टिकट के जो पैसे हैं वो टिकट के पैसे भी आपके जाएंगे उस मिशन के अंदर जाएंगे, उन बच्चे की मुस्कुराहट के लिए यूज होंगे, उन बूढ़े की उम्मीद के लिए यूज होंगे, एक उम्मीद की किरण होगी। और हमारे लिए ये होगा कि ये जो रेवेन्यू कंपोनेंट है, उस रेवेन्यू कंपोनेंट में अगर इसी मॉडल के ऊपर हमें अगर हेल्प हो जाती है तो हम जो अपनी मिशन है, LRBT हो गया, ट्रॉमा हॉस्पिटल हो गया, ये मुख्तलिफ जो इदारे हैं, जैसे ट्रॉमा हॉस्पिटल अब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं आपको बना के देता हूँ। लम्स जो लियाकत मेडिकल कॉलेज सिंध गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट जरदारी साहब का वायदा किया हुआ है कि मैं आपको बना के दूंगा, मगर इन इदारों को चलाना उधर, फिर उनकी मेंटेनेंस, ये वो हर इदारे के लिए, क्योंकि सेल्फ सस्टेनेबल ये मॉडल हमें बनाना। अच्छा, आप सियासतदान भी हैं तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी करना चाहूँगी। आपको क्या लगता है किसी भी मुल्क या मुआशरे के अंदर जो लोग अपने तौर पर काम करते हैं, उनकी शिरकत या उनका बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर इस तरह के काम करना ज़रूरी है, या फिर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर सियासी जमातों को आगे आकर इस तरह से, क्योंकि हर आम आदमी का, हर शहरी का हक है ना, उसको सेहत की सहूलियात भी मिले, उसका ख्याल भी रखा जाए, उसको तालीम, अगर बच्चों की बात करें, तालीम की सहूलियात भी होनी चाहिए। आपके नज़दीक क्या इम्पोर्टेंट है? देखिए, कुछ चीज़ें हैं बेसिक चीज़ें, मना हेल्थ फैसिलिटी हो गई, एजुकेशन फैसिलिटी हो गई, पानी हो गया, रोड हो गया, ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मगर मैंने नंगर खाना शुरू किया था 1997 में। 97 में इस्लाम कोट में नंगर खाना हमारा संत नैनराम आश्रम है। 97 से लेके आज तक 2026 आ गया, 30 साल होने वाले हैं। 30 साल वो नंगर खाना, हजारों लोग सुबह शाम आते हैं, वहाँ पे खाते हैं। ये जो इंसान जिसको काबिल हैसियत अगर अल्लाह ने, मालिक ने अगर बनाया है, तो वो समझे कि जो कुछ मुझे मिल रहा है वो खुदा की और मालिक की ब्लेसिंग से मिल रहा है, और मैं उसका समझू उधर काम करूं। तो जो सोशल एक्टिविटी होती है, गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एजुकेशन दे, गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेसिक हेल्थ फैसिलिटी दे, गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है रोड फैसिलिटी दे, गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है पानी दे, मगर गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं होती है कि भूखे को, डॉक्टर साहब हम विश करते हैं हमारे पास टाइम और भूखे को खाना खिलाए, वो इंसानों की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर इंसानों की भी है रेस्पॉन्सिबिलिटी। वी आर आउट ऑफ टाइम। बड़े मजे की कॉन्वर्सेशन चल रही थी डॉक्टर साहब से, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक और सेशन उनके साथ रखें। वक्त हमारे पास हो गया खत्म। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। प्रेम नगर के लिए अल्लाह ताला आपको और इस तरह का जज्बा दे, एंथुजियाज्म दे कि आप लोगों की मदद कर सके। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।